जय श्री राम दोस्तों। सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। और कक्षा 10 के अलावा अन्य जो भी स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये मालूम है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें स्कूल लेवल की सभी पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों, आप में से जो भी एसएस से रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर देंगे, फर्स्ट ग्रेड में आपके सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे, तो उन सभी के लिए आपको जरूरत होगी जो हमारे यहाँ पर 6 से 12 की पुस्तकें पढ़ाई जाती है राजस्थान बोर्ड के माध्यम से, उन सभी को हमें पढ़ना होता है। और आप सबने ये बात नोटिस की होगी कि वहां पर एक लाइन टू लाइन क्वेश्चंस इसी पुस्तक में से पूछे जाते हैं। लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं ये सब, तो हम टारगेट करेंगे सबसे पहले जो हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जो अभी वर्तमान में कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना तो अब मुझे पता है कि आने वाले समय में इस वर्ष जो ये 2020-21 का सत्र उनका रहेगा, इसमें उनकी स्कूलें चलना सामान्य रूप से काफ़ी मुश्किल होंगी। हो सकता है कि या तो उनकी कोई क्लास ही ना हो, या ये हो सकता है कि केवल कक्षा 10 और 12 की क्लास हो। तो इन सब पर अभी विचार चल रहा है। अनलॉक 3.0 में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी गाइडलाइंस भारत का गृह मंत्रालय या फिर राजस्थान सरकार तय करेगी, उसी के आधार पर स्कूल कॉलेज शुरू होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आप सभी के सामने मैं ये पुस्तक दिखा रहा हूं आपको। ये पुस्तक है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। इस पुस्तक को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रारंभ करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे इसी पुस्तक का जो पहला अध्याय होगा, अध्याय है स्वर्णिम भारत। क्या है दोस्तों? स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत का भी जो टाइम पीरियड है वो कह रहा है आपसे कि जो स्टार्टिंग एज है प्रारंभ से 1208। अब प्रारंभ ये नहीं है कि प्रारंभ यानी मनुष्य के जीवन का प्रारंभ कब होता है, वहां से कभी भी इतिहास नहीं लिखा गया है। ये प्रारंभ का मतलब होगा कि इतिहास जहां से लिखना प्रारंभ हुआ, और इतिहास कैसे लिखना, क्रमबद्ध रूप में लिखना। देखिए, ऐसे तो आपने देखे होंगे, पाषाण काल देखे होंगे, ताम्र पाषाण काल देखे होंगे, तो वहां से इतिहास को क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखा जा पाया है। एक साथ कई कई हजार वर्षों का अंतराल उनके बीच में आया है। हम देखेंगे यहां से कि हमारा जो सभ्यताओं का काल है, सिंधु सभ्यता से लेकर के और 1206 तक का जो काल है, क्या है दोस्तों? 1206 तक का। अब 1206 का ही काल क्यों लिया गया है? आप सभी ये बात सोच सकते हैं कि इसने कहा प्रारंभ, यानी जहां से इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब 1206, देखिए एक तारीख आई है, एक सन आया है 1206। क्या रीजन होगा दोस्तों कि इसमें 1206 को ही लिया गया है? क्योंकि 1206 क्या है, भारत में मध्यकाल की शुरुआत है। क्या है? मध्यकाल की शुरुआत। अब मध्यकाल की शुरुआत क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1206 में एक शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये ऐबक जो था वो क्या था? ये ऐबक जो था ना दोस्तों, वो था आपके मोहम्मद गोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्धों में हराया था। ये वही मोहम्मद गोरी, उसका क्या था? गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो गई, तो हिंदुस्तान पर जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर अब शासन कौन कर रहा था? उस पर शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने भी 4 वर्ष तक शासन किया गोरी के सानिध्य में, और 1210 में जाकर के इसकी भी मृत्यु हो गई, और फिर आपके इल्तुतमिश का शासन प्रारंभ हो गया। हम उन सब की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक इतिहास से लेकर के आपके 1206 तक की बात। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभ कहां से करेगा? देखिए, आप इसकी जब पहली लाइन पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि इसकी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। सबसे जो जरूरी काम है वो है पुस्तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पुस्तक के आपसे क्या है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों से जो सामान्यतः उम्मीद की जाती है वो की जाती है कि वो पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हुए अपने विचारों को उसी पुस्तक में दी हुई जो शब्द हैं, जो
उसकी पुस्तक की पाठ्य प्रणाली है, जो उसका एक पूरा आपके सामने विषय वस्तु रखी गई है, उसी के हिसाब से आप इनका आंसर दें। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये कह रहा है कि प्रारंभिक काल यानी जब से इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ। तो देखिए आपने इसकी जो पहली लाइन पढ़ी होगी वो कह रहा है कि भारत का जो अतीत है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है वो कैसी है, गौरवशाली संस्कृति है। मैं इसको एक बार आपको बहुत ही ब्रीफली समझा देता हूं कि देखिए हमारी संस्कृति कैसे गौरवशाली रही है। हमें दोस्तों, आपको मैंने, अगर आपने नहीं देखिए, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको तो मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी हैं, तो वो इसको तो देखेंगे ही, क्यों? क्योंकि कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। साथ में मैंने इतिहास काफी सारा पढ़ा रखा है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और कुछ मैंने आपका जो एंशिएंट इंडिया लगभग पूरा करवा दिया है और मॉडर्न इंडिया भी काफी कुछ पढ़ा दिया है, आधुनिक भारत का जो सेगमेंट आपके पास होता है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपसे सबसे पहले कि गौरवशाली इतिहास रहा है तो क्यों? क्योंकि आपने ये देखा होगा कि दुनिया की जो सबसे विकसित सभ्यता थी, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसमें क्षेत्र आपके मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कालीबंगा, इन सब क्षेत्रों की जो सभ्यता थी ना, उसे दुनिया की पहली विकसित सभ्यता कहा जाता था। पहली विकसित सभ्यता। जैसे अगर आज के समय में आप देखें तो आप देश देखते हैं, देशों के माध्यम से मैं समझा देता हूं कि दुनिया में एक देश है यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका तो क्या है, विकसित देश है, और एक देश है आपका इंडिया जो क्या है, विकासशील देश है। और कुछ देश जैसे अफ्रीकन देश है, छोटे वगैरह, कांगो वगैरह, घाना वगैरह, तो ये क्या है, अंडर डेवलप यानी अविकसित देश। ये क्या है, अविकसित, कुछ विकासशील और कुछ क्या है, विकसित देश। तो उस समय की जो हमारी सभ्यता थी ना, वो ऐसी थी, बिल्कुल विकसित सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके अलावा फिर उसके बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमारे यहां पर लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज के बाद हमने महाजनपद काल आया, पहले जनपद काल आया, और उससे पूर्व भी हमारे पास एक ऐसी सभ्यता थी जिसे हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहते हैं, जो इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में अगर किसी भी चीज को विश्व का ज्ञान कोश कहा गया है तो वो हमारे वेदों को कहा गया है। वेद कितने हैं, 4 वेद। वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद यानी ऋग्वेद, इसका पूरा नाम आता है ऋग्वेद, एक है आपका सामवेद, एक आपका यजुर्वेद और एक आपका अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। एक क्या है आपका, अथर्ववेद। अब दोस्तों इनका जो टाइम पीरियड है ना वैदिक सभ्यता का, यह लिया जाता है लगभग 1500 से 600 बीसी। 1500 से 600 बीसी का, तो 1500 से 1000 तक की जो बीसी है उसका तो केवल ऋग्वेद का टाइम, और इन तीनों का टाइम माना जाता है 1000 से 600 के बीच का। क्या माना जाता है, 1000 से 600 के बीच का। अब हमारे जो छोटे विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, इनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई होगी कि मैंने लिखा है बीसी। क्या लिखा है दोस्तों, बीसी, और आपकी पुस्तक में लिखा होगा ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व को ही क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, या ऐसे लिख रहा होगा आपके ईपू। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ईसा से पूर्व की जो है उसे अगर मैं इंग्लिश लिखूंगा तो बीसी लिखूंगा, बाकी कोशिश करूंगा कि मैं कि हिंदी में ही ये लिख पाऊं। और ईसा के जो पश्चात उसका टाइम क्या होता है, इसको ईसा बोलते हैं, एडी, यानी जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है ना, उस दिन से जो बाद का टाइम है वो है ईसा पश्चात का टाइम, और उस जन्म से पूर्व का जो टाइम है वो है ईसा पूर्व का टाइम। आज का जो समय आपके सामने 2020 चल रहा है, ये क्या है, 2020 एडी। क्या है दोस्तों, 2020 एडी। और इससे पूर्व के जितने भी साल हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया एक 1500 बीसी का टाइम, तो अगर आज से उसको गिनेंगे ना हम, तो वो लगभग क्या हो जाएगा आपके सामने, 3520 साल पहले की बात।
3520 साल पहले की बात। आप समझ रहे हैं ना, अब यानी बीसी का जो टाइम होता है ना, उसको एडी के टाइम में ऐड करके आज के समय से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके सामने छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी पहली ही लाइन जो कह रही थी कि हमारा इतिहास कैसा है, गौरवशाली है। और प्राचीन समय में हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था, विश्व गुरु। क्या कहा जाता था, विश्व गुरु। गुरु कहने के पीछे भी तो कुछ कारण होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखिए क्या क्या किया। सबसे पहले सभ्यता बनी। क्या बनी, एक सभ्यता। उस सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी, नगरीकरण। क्या थी दोस्तों, नगरीकरण। नगरीकरण के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट विशेषता थी वो थी आपकी सड़कें। और सड़कें किस पर आधारित थी, चेस बोर्ड पर आधारित, चेस बोर्ड सिस्टम पर आधारित। ये था सड़कों का सिस्टम। समकोण पे काटती हुई सड़कें थी। और सड़कें क्या है, कोई भी सड़क आप जिस भी गली में से आके गुजरोगे हमेशा मुख्य मार्ग से मिल ही जाती थी। एक सड़क इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, चारों आगे कहां मिल रही हैं, मुख्य मार्ग पे। तो ये देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि एक शहर है आपके हिंदुस्तान में और राजस्थान में, नाम है उसका जयपुर। तो वहां की सड़कें भी क्या है, समकोण पर काटती हुई सड़कें, यानी किसी भी गली में से आप निकल के मुख्य मार्ग तक आ ही जाते हैं, कोई भी गली वहां बंद नहीं होती है। अब ये बात तो हो गई सभ्यताओं की। इसके बाद कहां है हम आए वैदिक संस्कृति के समय में। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई। वैदिक संस्कृति का जो समय था हमारे पास, तो वैदिक संस्कृति का समय क्या है, जो हमारे वेद हैं, वेदों को क्या कहा गया, विश्व के ज्ञान कोश। यानी वेदों से ज्यादा ज्ञान और नॉलेज कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद जो समय आया हमारे सामने वो था जनपद काल, जनपद या महाजनपद काल। जनपद और महाजनपद का जो समय आया, उस समय में हमारे सामने आई एक तकनीकी, वो थी लोहे की तकनीक। और इस लोहे की तकनीक के साथ साथ हमने क्या क्या बढ़ा दिया, हमारा कृषि, व्यापार और वाणिज्य। देखिए, हम समृद्ध हैं और हम बेहतर हैं और हम बेस्ट हैं। हम सबसे बेहतर रूप से कार्य कर रहे हैं कि हमारे पास लोहे से काम करने की तकनीक आ गई। हमारे पास उससे क्या है, देखिए लोहे की जब तकनीक आएगी, आपके पास लोहा आएगा तो आप लोहे का एक हल बनाएंगे। हल क्या है, जब लोहे का होगा तो जमीन को अंदर तक खोदेगा, और खोदेगा तो उसकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बाहर आएगी। तो कृषि यानी जो आपकी फसलें हैं वो अधिक पैदा होंगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज है आपके पास व्यापार। अब उत्पादन बढ़ा है तो आपके पास सामान बचेगा, सामान बचेगा तो उससे आप व्यापार करेंगे। अब व्यापार ये जरूरी थोड़ी है कि केवल आप ही को उस चीज की नीड है, दुनिया के अन्य देशों को भी उसकी नीड होगी। तो वहां से जो वो नीड होगी वो किसके रूप में परिणित हो जाएगी, व्यापार के रूप में। आप दूसरे देशों से व्यापार कर पाएंगे। तीसरा आपके वाणिज्य। क्या है, वाणिज्य। देखिए, व्यापार जब आप करेंगे तो उससे जो आपको प्राप्त होने वाली धातु होगी, जो मुद्रा होगी, और उसको एक, देखिए व्यापार तो क्या है, कोई भी किसी से कर सकता है, और व्यापार को ही वैज्ञानिक पद्धति से करना क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। व्यापार का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो वाणिज्य कहलाएगा। और व्यापार वाणिज्य ही क्या था, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की भी एक बहुत बड़ी पहचान थी। क्योंकि इस समय कहां से व्यापार करते थे हम, रोम से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। तो आप जब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता जो मैंने पढ़ाई है, वैदिक सभ्यता जो मैंने पढ़ा रखी है, सभी प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी जो चाहेंगे, जनपद और महाजनपद मैंने नहीं पढ़ाए थे, तो उनको जब आप पढ़ेंगे, आज पढ़ लेंगे हम इनको, जनपदों और महाजनपदों को, तो वहां पर आप पाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है काफी कैसा है, गौरवशाली इतिहास है। कैसा है दोस्तों, गौरवशाली। कि हम इन चीजों पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। और हम क्या कहलाए हैं, विश्व गुरु। क्या कहलाए हैं, विश्व गुरु। और देखिए, हम व्यापार कर रहे हैं किसके साथ, रोम के साथ, मेसोपोटामिया के साथ। तो वहां से व्यापार करने से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सोना प्राप्त होता था, बुलियन प्राप्त होते थे। बुलियन को क्या कहते हैं, सोना
प्लस चांदी। एक इतिहास लेखक है जिनका नाम है प्लिनी। उन प्लिनी की एक पुस्तक है, नाम है नेचुरल ज्योग्राफी। नेचुरल ज्योग्राफी। इस प्लिनी ने अपनी एक पुस्तक है नेचुरल ज्योग्राफी, इसमें कहा है, क्या कहा है, देखिए दुख जताया इसने इस बात का कि रोम से, कहां से, रोम से बुलियन, और बुलियन तो मैंने आपको बता ही दिया, बुलियन क्या है, सोना और चांदी, कि रोम से सोना और चांदी हिंदुस्तान को क्या कर रहा है, निकास हो रहा है, तैर के जा रहा है। तैर के जाने का मतलब क्या है, आप हिंदुस्तान से मसाले मंगवा रहे हो, हिंदुस्तान से आप खाद्य सामग्री मंगवा रहे हो, हिंदुस्तान से कपड़ा मंगवा रहे हो, तो उसके बदले में आप रोम से क्या दे रहे हो, हिंदुस्तानियों को बुलियन दे रहे हो। बुलियन मतलब सोना और चांदी दे रहे हो। तो ये बात हो गई आपके प्लिनी की प्लिनी ने इस बात पर क्या है, दुख जताया है दोस्तों। अब मैं आपसे सीधे आपकी पुस्तक के हिसाब से बात करता हूं, क्योंकि शायद इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो हम देख चुके हैं। तो हमने कुछ लाइनें अभी देख ली थी इसकी, कि भारत विश्व गुरु कहलाया, भारत कहलाया सोने की चिड़िया। अब देखिए उस समय हमारे दो ही टारगेट हुआ करते थे हिंदुस्तान के, मतलब हिंदुस्तानी कल्चर देखिए कितना ब्रॉड है। हमने एक तो अवधारणा अपना रखी है शुरू से, ये वाली वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम की, और एक अपना रखी है सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया। ये हमने क्या है, दो कॉन्सेप्ट अपनाए हैं हमारे प्राचीन काल से। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरी वसुधा, क्या है, वसुधा, और वसुधा का अर्थ क्या हुआ आपके सामने, पूरी वसुंधरा। और वसुंधरा ये आपके राजस्थान की एक्स सीएम नहीं, वसुधा यानी वसुंधरा, और वसुंधरा यानी पृथ्वी। तो यानी हमने संपूर्ण पृथ्वी को क्या मान लिया है, कुटुंब यानी परिवार, यानी सारा विश्व हमारे लिए क्या है, परिवार है। सारा विश्व हमारे लिए क्या है, परिवार है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कि कैसे हम पहले इतने ब्रॉड मानसिकता वाले लोग थे। हमने मान रखा है वसुधैव कुटुंबकम, और हिंदुस्तान के इतिहास में या हिंदुस्तान के आर्थिक इतिहास में 1991, शायद अभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों आपको कम पता होगा इसके बारे में, कि 1991 में हिंदुस्तान में एक पॉलिसी आई एलपीजी। क्या आई, एलपीजी। आपके घर की सिलेंडर में भरी हुई लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाली पॉलिसी नहीं, एलपीजी यानी लोकलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन। ये लोकलाइजेशन नहीं, ये होगा लिबरलाइजेशन। अर्थात उदारीकरण, निजीकरण व ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट, इन दोनों को आप हटा दीजिए। ये जो नया कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि 1991 में प्रधानमंत्री, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो 1991 में क्या थे, देश के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने ये पॉलिसी हमारे क्या है, देश में इंट्रोड्यूस की थी। ऐसा कहा जाता है हमारे देश में ये पॉलिसी आदिकाल से चलती आ रही है कि हमने पूरी संसार को क्या माना है, अपना परिवार माना है। यानी इसके माध्यम से हम संसार से व्यापार पहले भी कर रहे थे। बीच में हमारा क्या था, हमारे बाजार सभी देशों के लिए खुले हुए नहीं थे, कुछ देशों के लिए खुले हुए थे, कुछ देशों के लिए बंद थे। उसके बाद 1991 से हमने सभी देशों के लिए हमारे बाजारों को खोल दिया और हम स्वयं भी अन्य देशों के व्यापारों में आयात और निर्यात करने लगे। तो देखिए पहले से ही हमारी क्या है,
पॉलिसीज हैं जो चलती आ रही है। दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखियों, सभी का कल्याण हो और सभी निरोग रहे। तो हमने हमारी एक विदेश नीति भी बना रखी है कि हम किसी पर फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमने तो सब कुछ है हमारे प्राचीन इतिहास से ही सीखा है। हमने वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया है, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पॉलिसी अपनाई है। कहां से सीखा है हमने सीखा है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से सीखा है। अब इसके बाद अगला जो सेगमेंट आपके सामने वो कह रहा है कि हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे, हमारे भारत का जो ब्रिलियंट माइंड था वो घूमा, उसने अपनी संस्कृति का प्रसार किया और कुछों ने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। जैसे आपका एक देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, ये वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी जो हमारा ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का जो है नीचे का पार्ट है, पूरा नहीं है नक्शा, ये सिर्फ नीचे का जो पार्ट है, तो इसके आसपास का ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसी में आपके इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, ये कई सारे यहाँ पे क्या है द्वीपीय देश हैं। क्या है दोस्तों? द्वीपीय देश। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया के क्या है हमारे द्वीपीय देश हैं। तो इंडोनेशिया में तो आपके एक वंश था शैलेंद्र वंश, शैलेंद्र वंश, वहां के शासकों ने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। इंडोनेशिया में हमारे शासकों ने क्या है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि इंडोनेशिया में एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। किसको समर्पित है? विष्णु को। तात्कालीन शासक सूर्यवर्मन ने इसको बनवाया था, वो हम सब दिमाग नहीं लगा रहे। तो मंदिर की जो सभ्यता है ये किसकी सभ्यता है? हमारी सभ्यता है, हिंदू धर्म की सभ्यता है, हिंदुस्तानियों की सभ्यता है। तो ये मंदिर जो था कहां था? अंकोर वाट इंडोनेशिया में। और ये मंदिर मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो वो है आपका अंकोर वाट मंदिर। आपका जो अभी वर्तमान में पिछले ही 5 अगस्त को जिस राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो भी इसके जितना बड़ा नहीं बनेगा। तो इंडोनेशिया, इसके अलावा काफ़ी उसी समय के देश देखिए, ब्रह्मदेश हुआ, चाइना हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया, कूची, काशगर, बहुत सारे ऐसे देश हैं आपके इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली। यहां पर हमारे विद्वान गए और जाकर के उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विजय पताका फहराई। कुछ हमारे जो हिंदू शासक थे इन्होंने इन्हीं देशों पर क्या है राज्य भी किया। तो हम प्राचीन भारत के समय में हम क्या थे? इन सभी जगहों पर एक महान क्या बन गए थे? विज्ञान और शासन की तरफ से महान एक विभूति बन गए थे हमारा हिंदुस्तानी जो प्राचीन इतिहास है। इसके अलावा अगली एक लाइन देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाली नौकाओं का भी उल्लेख किया है। तो हमने देखा ना हमारी सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5500 साल आज से पहले की है और वो एक बहुत ही विकसित सभ्यता है। उस समय हमारे पास नौकायन भी हुआ करता था। तो देखिए हम कितने विकसित हैं। फिर नेक्स्ट आपके सामने कि इन्होंने, अब देखिए कुछ हमारा, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं जो इसमें साफ आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है दर्शन। क्या लिखा हुआ है? दर्शन, ज्योतिष, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है आपका स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, ठीक है। उसके अलावा आपका नीति शास्त्र, संगीत और वैदिक ग्रंथ, हमारे वैदिक ग्रंथ। अब देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने अपने आप को बेहतर बताया। हमारे 6 दर्शन है, 6 दर्शन है। कितने दर्शन है? 6। कौन कौन से हैं आपके? सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ठीक है,
योग मीमांसा, सांख्य न्याय वैशेषिक योग मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये हमारे क्या हैं, षड दर्शन हो गए। इसके अलावा ज्योतिष, ज्योतिष में आपको देखा होगा आपने हमारे वराह मिहिर ने ज्योतिष के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। स्थापत्य, प्राचीन कालीन स्थापत्य मैंने आपको इतना बड़ा बता दिया अभी कि अंकोर वाट का जो मंदिर है विष्णु मंदिर, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। युद्ध शास्त्र, हमारे प्राचीन जो शासक हैं वो युद्ध शास्त्र में अत्यंत निपुण थे, इसीलिए तो उन्होंने दूसरे देशों में जाके भी जीता। और हमारे जो इतिहास, हिंदुस्तानी इतिहास है, उसमें आपके अशोक, चंद्रगुप्त कौन से, गुप्त साम्राज्य वाले, ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण रहे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा आपके समुद्रगुप्त, हर्ष, तो हमारे कई ऐसे क्या है महान सम्राट हुए हैं। फिर हमने नीति भी कौन सी, हमारी राजनीति। तो राजनीति में हमने क्या दिया है, राजनीति में हमने अर्थशास्त्र दी, तो दुनिया का सबसे शानदार राजनीतिक ग्रंथ है। इसके अलावा गीता, भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई, ये हो गया। संगीत में आपके वही समुद्रगुप्त एक राजा होते हुए भी संगीत के महान ज्ञाता थे। वैदिक ग्रंथ जो आपके सामने, वेद मैंने लिख दिए। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, ठीक है। तो ये सारे कई सारे, इसके अलावा देखिए ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए। तो इन सब चीजों से हमें क्या मिला है, हमें ये सीखने को मिला है कि हमारे पास एक ऐसा क्या था, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। और ये लाइन मैंने आपको कम से कम 10 बार बोल दिया आज में कि हमारी जो सभ्यता थी, जिसका नाम है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, वो शुरुआत से ही एक विकसित सभ्यता थी। हिंदुस्तान की सबसे विकसित, या कहें कि दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। तो ये बात हो गई हमारे सामने किसकी। अब बात करेंगे इसके बाद हम आगे कि देखिए सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, महाभारत, रामायण, इन सब का काल तो हमारे लिए क्या रहा है, बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम रहा है। इसके बाद हमारे सामने कुछ समय आया, वो कहलाया आपके वैदिक काल। कैसा कहलाया दोस्तों, वैदिक काल। वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें हमने क्या किया, पशुपालन पर जोर दिया। हम खानाबदोश जनजाति के रूप में रह रहे थे और हमने किस पर जोर दिया, आपके पशुपालन पर। पशुपालन से हमारी अर्थव्यवस्था चलने लगी। अब उसके बाद समय शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल का। जब हम 1000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में आए, तो उसी समय ईसा पूर्व का जो 1000 के आसपास का समय है, हमें मिल गया लोहा। कहां से मिला है, लोहा मिला। उससे पहले हम लोहे के जानकार नहीं थे। लोहा मिल गया हमें, एक जगह है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। और ये अतरंजी खेड़ा कहां पे है, यूपी। कहां पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहा मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि लोहा मिलने से देखिए अब हम किस प्रकार से शक्तिशाली होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि हम किस प्रकार से शक्तिशाली होंगे। और शक्ति कभी भी दोस्तों व्यक्ति की भुजाओं में नहीं होती है, शक्ति होती है उसके दिमाग में, शक्ति होती है उसके अर्थ में। इन दो चीजों में हमेशा सबसे बड़ी शक्ति पाई जाती है। अतरंजी खेड़ा में हमें लोहा मिला। लोहा मिलते ही हमने उसका कुछ उपयोग शुरू कर दिया, उससे चीजें बनाई। देखिए हमने क्या क्या चीजें बना ली होंगी उससे। आज की कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज, हल्का फाल जैसी कोई चीज, तो ये हमने बनाई। अब कुल्हाड़ी से हम क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे। तो भाई पेड़ क्यों काटेंगे, देखिए उस समय क्या था,
आज से लगभग 3500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या था, काफ़ी सारे घने जंगल थे। आपका जो गंगा की तराई वाला जो मैदान है, आपके उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है, वो क्या था, घने वनों से लदा हुआ क्षेत्र था। तो वहाँ पे हमने क्या किया, पेड़ों को काट दिया। पेड़ों को काटने से वहाँ पे क्या हुई, जमीन मिली हमें। कैसी, क्या मिली, जमीन, खाली जमीन मिल गई। अब खाली जमीन मिली तो ये जमीन जो थी वो कैसी थी, ये तो भाई गंगा के अपवा क्षेत्र में थी ना। तो ये जमीन हमारी कैसी थी दोस्तों, अति उपजाऊ, अति उपजाऊ। अब ये जमीन अति उपजाऊ तो थी लेकिन कठोर भी थी, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पानी पी रखा था। तो इस जमीन को हमने किससे, लोहे का हल बना दिया और लोहे के हल से उसको जोतना शुरू किया। तो ये जमीन, क्योंकि ये तांबे का जो, इससे पहले हमारे पास धातु थी तांबा, तो तांबे से क्या हो रही थी, जमीन जुत नहीं रही थी। तो यहां से लोहे से जुती और लोहे की वजह से थोड़ी सी, जैसे तांबा अगर इतना जोत पा रहा था, तांबे ने मान लो इतना किया, तो लोहे ने क्या है, इतना कर दिया इसे नीचे, यानी गहरा। अब यहां से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बाहर आई, तो इस उपजाऊ मिट्टी से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो अब उस उत्पादन, जैसे पहले तो हम सिर्फ पशुपालन कर रहे थे, हमारे पास फसलें नहीं थी, अतिरेक नहीं था, अधिक उत्पादन नहीं था, तो हम खानाबदोश जीवन जी रहे थे। अब उत्पादन बढ़ा तो हमने खानाबदोश जीवन जीना छोड़ दिया और हम क्या हो गए, स्थायी निवासी हो गए। क्या हो गए, स्थायी निवासी। अब स्थायी निवासी जब हम हो गए तो हमने क्या बना लिया, अपना एक समुदाय बना लिया। क्या बना लिया मित्रों, समुदाय। अब उसी समुदाय के साथ हम रहने लगे। तो आपको यह भी पता होगा कि जब एक समुदाय होता है तो उस समुदाय को अपनी क्या चाहिए होती है, सुरक्षा। मैं इसको समझाता हूं आपको कि आज मान लीजिए आपकी जेब में 500 रुपए हैं और मेरी जेब में 500 रुपए हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही हैं, ना आपके पास कुछ स्पेशल है ना मेरे पास कुछ स्पेशल है। कल आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं, मेरी जेब में 500 रुपए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपकी बराबरी करने की सोचूंगा। अब सीधे जो उचित साधन होते हैं उनसे बराबरी करना इतना आसान नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम अन्य चीजें अपनाएंगे, कुछ गलत साधन अपनाएंगे, जैसे चोरी डकैती। तो दोस्तों जब चोरी डकैती का भय होता है तो जरूरत होती है सुरक्षा की। अब सुरक्षा कौन देगा, आप कहेंगे पुलिस देगी, बिल्कुल ठीक है पुलिस देगी। उस पुलिस को काम पे कौन रखेगा, आप कहेंगे सरकार रखेगी। तो आज जो सरकार है वो उस समय क्या हुई, राजा। क्या हुई दोस्तों, राजा। राजा ने कुछ प्रहरी रख दिए, उनको क्या है, तनख्वाह देगा राजा। अब राजा क्या घर में थोड़ी देगा, अरे मोदी जी जो भी कुछ करेंगे खुद थोड़ी कमा कमा के नरेगा में ज्यादा के लाएंगे, नहीं, राजा लेगा आपसे क्या, टैक्स। क्या लेगा मित्रों, टैक्स लेगा। अब इस टैक्स के माध्यम से ही वो क्या रखेगा, पुलिस रखेगा। अब राजा ने इस सुरक्षा के लिए इनसे क्या लेना शुरू कर दिया, टैक्स। मोदी जी हमसे क्या ले रहे हैं, टैक्स। तो उस टैक्स के माध्यम से हमारे पास क्या होती है, हमेशा पुलिस होती है, चोरी डकैती कम होती है। तो इसकी हमें क्या पड़ने लगी, धीरे धीरे स्थायी निवास होने से हमें राजा और पुलिस की जरूरत पड़ने लगी। अब जब राजा आ गए, देखिए बिल्कुल खानाबदोश जीवन जी रहे थे, ना कोई राजा था ना कोई रंक था, सब बराबर के लोग थे। लेकिन अब धीरे धीरे राजा की अवधारणा बढ़ने लगी है। अब क्या बढ़ने लगी है, राजा की अवधारणा। अब राजा आ गया तो अब राजा भी तो अपने कुछ महल में या कुछ लोगों पर अधिकार रखेगा। तो इस राजा का पहले तो क्या था, एक कुल, और ये कुल धीरे धीरे क्या बन गया, जन बन गया। जन से ये क्या बनेगा, जनपद बनेगा, और जनपद से क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, महाजनपद। मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। कुल यानी जो आपके परिवार के सदस्य हो गए वो क्या हो गया, आपका कुल। उस परिवार के अलावा आपका एक छोटा सा मोहल्ला हो गया, आपकी गली हो गई, वो क्या कहलाया, आपका जन। अब उस गली के अलावा आपका जो गांव है वो एक तरीके से आपका जनपद, या अगर आप इसको जन को आपका गांव समझ रहे हैं तो जैसे आपका जो गांव होता है वो आपका जन हो गया, और जिला होता है जो जनपद हो गया, और राज्य जो है आपका क्या हो गया दोस्तों, महाजनपद हो गया। क्या हो गया, महाजनपद हो गया। तो ये हो गया आपका राज्य हो गया। अब देखिए जैसे जैसे महाजनपद बनने लगे तो अब ये महाजनपद जो है इनमें भी दो तरह की राज्य परंपराएं चलने लगी।
केवल यही नहीं है कि सब जगह राजा का बेटा ही राजा बन रहा था, नहीं, कुछ जगह लोकतांत्रिक प्रणाली थी, गणतांत्रिक प्रणाली थी। तो दो तरह की महाजनपदों में शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली दो प्रकार की है, एक तो क्या है आपके राजतंत्र, राजतंत्र, और एक कौन सी है, गणतंत्र। राजतंत्र में क्या है, राजा वंशानुगत। वंशानुगत से नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए जो राजा है आज अगले उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आजकल हम एक गणतांत्रिक प्रणाली में जीते हैं। मतलब मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या मनमोहन सिंह जी का पुत्र प्रधानमंत्री बना? नहीं। हमें तो ये भी पता नहीं है कि उनके पुत्र का नाम भी क्या है, नहीं पता है ना। अब मोदी जी हैं तो मोदी जी के बाद क्या उनका पुत्र प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि उनके तो पुत्र ही नहीं है। तो ये हमें क्या है, राजतंत्र से मुक्ति मिली है, आज हम गणतंत्र में। उसी समय, जिस समय मैं महाजनपद काल की बात कर रहा हूं, लगभग आज से 2700-2800 ईसा पूर्व की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय भी क्या था दोस्तों, कुछ जगह पर गणतंत्र था। तो यहां पे क्या थी, एक प्रतिनिधि सभा। क्या होती थी आपके, प्रतिनिधि सभा। भले ही से जो प्रतिनिधि सभा थी ये कुलीन वर्गों से ही चुनी जाती थी, लेकिन होती थी क्या, एक प्रतिनिधि सभा। इसी के द्वारा एक राजा का चुनाव होता था, राजा का चुनाव। और वो राजा राजा ना होकर क्या कहलाता था, मुखिया कहलाता था। क्या कहलाता था, मुखिया कहलाता। दो प्रकार का क्या था, शासन का सिस्टम था, एक राजतंत्र एक गणतंत्र। क्या था, दो प्रकार का शासन का सिस्टम, राजतंत्र और गणतंत्र। अब ये बातें हमने कर ली हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि कितने महाजनपद हुए, 16 महाजनपद। कितने, 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है, यानी इनकी जो सूची है, सूची कहाँ कहाँ मिलती है, एक तो जो सबसे प्रामाणिक सूची है वो मिलती है बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है ये, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय। एक है आपका भगवती सूत्र। क्या है, भगवती सूत्र। ये किसका है, जैन साहित्य का भाग है। इन दोनों में क्या है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपकी सिर्फ कक्षा 10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा जा चुका है। इसलिए मेरी आप सबको सिर्फ एक छोटी सी सलाह है कि ये जो कक्षा 10 की पुस्तक है, इसको कक्षा 10 की पुस्तक समझ के मत पढ़िए। मैंने इसको पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है, तो पाया है कि इस पुस्तक में जो जानकारी का भंडार है, जो ज्ञान है, बहुत 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 बड़ा है। मतलब अथाह ज्ञान इसके अंदर भरा पड़ा है। तो ये हो गए आपके महाजनपद। अब देखिए 16 महाजनपद थे, कितने थे, 16 महाजनपद थे दोस्तों। तो ये आप अगर चाहें तो इस पुस्तक में से देख सकते हैं, बाकी उनकी सूची लिखवानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो 16 महाजनपद, इनके बारे में हमें कुछ स्पेशल देखना नहीं है भाई, महाजनपद हैं, उनकी 16 की सूची आपको देखनी ही है। अब इस 16 महाजनपदों की ये जो सूची है ये आप अपनी पुस्तक से देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महाजनपदों से आजकल प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है। अभी मैं सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा वालों की बात कर रहा हूं, उनके लिए क्या है कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान का मैप, और मैप में पूछ रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या था महाजनपदों का, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या था, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो देखिए दोस्तों, इसी पुस्तक में अगले ही पृष्ठ पर यह पूरा मैप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है। इस मैप के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा सभी स्टूडेंट की ये मैप आप पढ़ें, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके बाद, आपके हो गया ये सारे कि कहाँ गणतंत्र है, कहाँ राजतंत्र है, ये आप इसमें से लिस्ट में से देख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान में भी तो कुछ जनपद थे ना, तो एक बार मैं थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेता हूं। तो राजस्थान के जनपद कौन कौन से हैं, तो ये है दोस्तों, एक जांगड़, जांगड़ प्रदेश। जांगड़ प्रदेश कहां पे है आपका,
बीकानेर प्लस जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था आपका, ये क्या कहलाया है, आपके जांगल प्रदेश कहलाया है। और यहाँ के जो राजा थे वो खुद को क्या कहते थे, जांगल प्रदेश का बादशाह। क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह। इसकी जो दोस्तों राजधानी थी जांगल की, वो राजधानी क्या थी, अहिच्छत्रपुर, अहिच्छत्रपुर। और इसको आप क्या कहते हैं, आज का नागौर। और नागौर अगर समझ रहे हैं तो बेनीवाल साहब जरूर याद आ जाएंगे, हनुमान जी बेनीवाल याद आ जाएंगे। तो अहिच्छत्रपुर आपका नागौर हो गया। इसके अलावा दूसरा है जो था आपका एक मत्स्य, और मत्स्य कहाँ के क्षेत्र था, अलवर प्लस जयपुर का जो क्षेत्र था वो मत्स्य। राजधानी विराटनगर, इसका उल्लेख महाभारत में भी है, मत्स्य प्रदेश का और विराटनगर का। क्यों, क्योंकि यहां पर पांडवों ने क्या है, अज्ञातवास बिताया था। इसके अलावा विराटनगर से अशोक का भाब्रू अभिलेख, अशोक का भाब्रू अभिलेख मिला है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और भाब्रू अभिलेख क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म, इन तीनों का उल्लेख है। इसके अलावा यहाँ पे बीजक पहाड़ी पर बौद्ध व मौर्य काल के अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें क्या हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। फिर अगला है आपके शूरसेन। कौन सा है, शूरसेन है। अगला क्या है दोस्तों, शूरसेन। भरतपुर मथुरा वाला भाग, अब इसकी राजधानी क्या है, मथुरा थी। शूरसेन में आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला ये सारा क्षेत्र आ गया। तो शूरसेन, शूरसेन में क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर प्लस करौली। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। मथुरा। इसी शूरसेन को जो आपके यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक, वो इसको क्या बोलते हैं, शोरसेनोय बोलते हैं, मथुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूरसेनोई और मेथोरा। क्या बोलते हैं, शूरसेनोई, शूरसेनोई व मथुरा। क्या बोलते हैं, मेथोरा। मथुरा को तो मेथोरा कह दिया, शूरसेन को शूरसेनोई कह दिया। किसने, इन यूनानी लेखकों ने शूरसेन का ये नाम रखा है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यदु वंश का यहाँ पे क्या था, शासन, यदु वंश का शासन। और यदु वंश का जो शासन था वो किससे संबंधित था, तो ये था आपके श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण से। और कृष्ण कौन से थे, वृषणी गोत्रीय थे, वृषणी गोत्रीय थे श्री कृष्ण। इसके अलावा एक और जनपद आपका शिवी जनपद। शिवी जनपद कहाँ पे है, मेवाड़। मेवाड़ क्या है, उदयपुर। अब प्राचीन जो शिवी था वो कहा जाता है कि पाकिस्तान में अवस्थित था, लेकिन वर्तमान में यही जो देखिए, पाकिस्तान का मतलब आज का पाकिस्तान होना तो हिंदुस्तान का ही पार्ट था पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी जो पंजाब का क्षेत्र था वहाँ पे शिवी जनजाति थी, ये आकर के मेवाड़ में बस गई। और मेवाड़ में बसने के बाद इस जनजाति ने अपना क्या है, एक जनपद बना लिया, शिवी जनपद, उदयपुर में। तो ये इनकी कुछ आपके क्या नाम है,
कुछ जानकारी है इस शिवी की जो राजधानी है वो चित्तौड़गढ़, ये भी तो देखना होगा ना हमें। राजधानी क्या है इसकी? चित्तौड़गढ़ रही है शिवी की, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ चीजें हो गई। और देखिए हाँ, यहाँ पे एक मंदसौर क्षेत्र है। मंदसौर क्या है? मंदसौर से कुछ गुहालेख मिले हैं। मंदसौर से क्या मिले हैं? गुहालेख। मंदसौर से क्या मिले हैं? गुहालेख मिले हैं। गुहालेख समझते हैं आप? नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी गुफा में क्या है, कुछ लिखा जाता है, गुफा में लिखे हुए लेख क्या कहलाते हैं? गुहालेख। क्या कहलाते हैं दोस्तों? गुहालेख कहलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आपके कुछ जनपद थे, कुछ महाजनपद थे। अब इन महाजनपदों में भी क्या है, देखिए अगर सब बराबर के होते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अंत में एक महाजनपद होता है जिसका नाम था आपके मगध। 16 महाजनपदों में से सब पर अधिकार करते करते एक ही महाजनपद बचता है जिसका नाम है मगध। और वो मगध जो महाजनपद है ना, वो ही जाकर के कालांतर में हर्यक वंश का क्या बन जाता है? कार्य क्षेत्र बन जाता है। वहां पे हर्यक वंश का शासन हो जाता है और बाद में उसी मगध साम्राज्य पर एक नींव रखी जाती है आपके मौर्य साम्राज्य की। किसकी रखी जाती है? मौर्य साम्राज्य की। अब दोस्तों मौर्य साम्राज्य हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले किस चीज को? हम ये पढ़ रहे हैं कि यार 16 थे। या आपके, अगर मैं इस तरह से आपको कुछ बता दूं कि ये, इसको छोड़ो आप, इसको आप छोड़ो, यहां आप देखो कि ये जो आपका हिंदुस्तान का कंप्लीट मैप है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि ये जो आपका कंप्लीट मैप है, अब ये मैप कह रहा है आपसे कि ये इतना बड़ा हिंदुस्तान, इसमें ये इतने बड़े क्षेत्र पर महाजनपद हैं और उसमें भी सिर्फ ये एक जो मगध नाम का महाजनपद है अंत तक रहता है। तो ये ही क्यों सब पर अधिकार करेगा वो हम देख लेते हैं कि क्यों करेगा। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है ना, आपको मगध और ये काशी वज्जी, ये सारा क्षेत्र किसका है? ये है आपके, कौन सा क्षेत्र है? बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा है? बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। और इसमें भी ये देखिए, अगर ऐसे हिंदुस्तान के मैप में ये वाला क्षेत्र है बिहार का, और बिहार में भी ये जो क्षेत्र है ना आपके बिहार झारखंड का क्षेत्र, ये कौन सा है? छोटे नागपुर का पठार वाला क्षेत्र। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। अब भाई अगर छोटा नागपुर का पठार का कोई क्षेत्र है ना, जो आजकल तो ये वाला क्षेत्र किस में चला गया? झारखंड में। आजकल तो कहां चला गया? झारखंड में चला गया, क्योंकि जब से बिहार के टुकड़े हुए हैं ये क्षेत्र किस में है? झारखंड में। लेकिन किसी समय बिहार में हुआ करता था। और छोटे नागपुर के पठार वाला जो क्षेत्र था, ये क्या था? ये लोहे से परिपूर्ण क्षेत्र था। अब लोहे, अगर किसी का लोहे पर अधिकार होगा तो उसके पास संसाधन बढ़ जाएंगे, साथ में अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए लोहा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या करेगा? वो सभी पर भारी पड़ेगा और अंत में इसकी जीत हुई। और यहां पे क्या हुआ? आपके मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? स्थापना हो गई मौर्य साम्राज्य की। तो मित्रों कोशिश की है मैंने आपको इसका एक छोटा सा सेगमेंट आपकी कक्षा 10 की जो किताब है उससे संबंधित बताने का। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कोशिश आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और हमारा जो चैनल है कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, उसके सामने जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है उसको आपको सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि अब आपको जो मैं आगे पढ़ाता रहूंगा उन सब की वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। कोशिश करूंगा कि मैं कक्षा 10 और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को साथ लेकर चल सकूं। धन्यवाद दोस्तों।